हाँ, सो कोई भी टॉर्क रेंच हो, चाहे वो डिफ्लेक्टिंग टाइप हो, डायल इंडिकेटर टाइप हो, या फिर मल्टीमीटर टाइप हो, किसी भी टाइप की होगी, उसमें नॉर्मल रेंच के साथ में एक इंडिकेटर लगा होगा। और डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इंडिकेटर है, उसके बेसिस पे उस टॉर्क रेंज का हमने क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है। जैसे डिफ्लेक्टिंग बीम को हमने बोल दिया डिफ्लेक्टिंग बीम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है और ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस वजह से इसका नाम डिफ्लेक्टिंग बीम रख दिया। डायल इंडिकेटिंग नाम इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पे एक डायल लगा हुआ है, देखो जैसे कंपास होता है ना, ये जैसे आपकी वॉच का डायल होता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक डायल लगा हुआ है, उसके अंदर एक नीडल होगा। अगर आप टॉर्क ज़्यादा लगाओगे तो नीडल मूव करेगा, जीरो से लेके जो भी टॉर्क वैल्यूज़ आएंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने इतना टॉर्क लगा दिया है किसी भी नट के ऊपर या किसी भी बोल्ट के ऊपर। सिमिलरली अगर ये दो समझ में आए तो देखो ज़रा ये एक और देखो यहाँ पर माइक्रोमीटर टाइप। माइक्रोमीटर टाइप तो रीड करना तो आ गया था ना सबको, क्लिक करके आवाज़ आती है उसके अंदर। यहाँ से देखो, यहाँ पे हम लोग रीडिंग लगाते हैं, यहाँ से हम लोग पहले फिक्स कर देते हैं, ये एक्चुअली हम लोग डिस्टेंस फिक्स कर रहे हैं। सो डिस्टेंस फिक्स करने के हिसाब से ही हमें पता चल जाएगा कि नट के ऊपर या टॉर्क बोल्ट के ऊपर कितना टॉर्क लगने वाला है, राइट। सो ये वाला पोर्शन है जहाँ से हम लोग सॉकेट को अटैच करते हैं, ये हैंडल है, यहाँ से आपको इसको पकड़ना है, रोटेट करना है। सो ये था माइक्रोमीटर टाइप, क्लिक टाइप। ये रैचेट मैकेनिज्म है, यानी कि अगर आप ज़्यादा टॉर्क लगाओगे, यानी कि एक फिक्स वैल्यू लगा दिया, लेट्स सपोज 100 का टॉर्क लगाना था आपको और 100 आपने टॉर्क लगा दिया, तो आपको एक क्लिक की आवाज़ आएगी, दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप देयर, दैट मीन्स द अप्रोप्रिएट वैल्यू हैज़ बीन रीच्ड। सिमिलरली एक और टाइप है इलेक्ट्रॉनिक टाइप, जैसे कि अपने इलेक्ट्रॉनिक वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप टॉर्क रेंच है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिंपली आपको रीडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा है, यहाँ पे इसके अंदर आपको रीडिंग मिल जाएगी कि कितना टॉर्क आपने लगा दिया है। यहाँ से बाकी सारे अदर ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस रहेंगे कैलिब्रेट करने के, मोड चेंज करने के, फलाना डिम का, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक टॉर्क रेंच में आती है। अब मैं चलता हूँ पिछली स्लाइड पे। मिस्टर अमन, कितनी बार बोला है ये बंद करा करो ये माइक अपना। चलो देखो यहाँ पर टॉर्क रेंच में यहाँ पे टाइप्स हम लोग देख चुके हैं, डिफ्लेक्टिंग बीम टाइप, डायल इंडिकेटर टाइप, माइक्रोमीटर और इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग टाइप। तो ये 3-4 टाइप के टॉर्क रेंचेस है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टॉर्क रेंच का काम ही वही है, टॉर्क लगाना किसी भी बोल्ट के ऊपर या नट के ऊपर, टॉर्क लगाना, ट्विस्ट करना, खोलना नट को या टाइट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग टॉर्क रेंज के हिसाब से कर सकते हैं, टॉर्क रेंज की हेल्प से कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इस वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि टॉर्क निकालना कैसे एक्चुअली में। सो टॉर्क वाज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो हमें फोर्स या फिर डिस्टेंस में से कोई भी एक चीज़ फिक्स करनी है और उसके बाद में दूसरी चीज़ को वेरी करते रहना है। तो इस केस में हम लोग डिस्टेंस को फिक्स रख देते हैं और उसके बाद में वेरी करते हैं फोर्स को, राइट। सो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, टी इज इक्वल टू एफ, यानी कि फोर्स जो आप लगाने वाले हो, एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट पॉइंट, या फिर जो आपका पॉइंट होगा जहाँ से आपने लगा रखा है, ये सॉकेट लगा रखा है। तो वो आपने फिक्स कर दिया, फोर्स लगाते जाओ, वेरी करते रहो, जैसे जैसे ये वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी, एक अमाउंट आ जाएगा टॉर्क का, उसी पॉइंट पे आपको स्टॉप कर देना है जो भी आपने फिक्स करके रखा हुआ है। और यूजुअली इनको कैलिब्रेट करना भी रहता है, जैसे कैलिब्रेशन अपना माइक्रोमीटर का रहता है, वैसे ही इन टॉर्क रेंचेस का भी कैलिब्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गाइस, टॉर्क रेंच बहुत ही अच्छा डिवाइस है, बहुत ही अच्छा टूल है। क्यों? बिकॉज हमें एज अ फील करने से पता नहीं चल सकता कि हमें कितने कौन से नट पे कितना प्रेशर लगाना है, या फिर कितना प्रेशर या कितना टॉर्क लगाने के बाद वो नट टूट सकता है, क्रैक आ सकता है, या फिर स्ट्रक्चरल डैमेज आ सकती है, या फिर आप ओवर स्ट्रेन कर सकते हो स्ट्रक्चर को। जैसे अगर कोई नट को ज़्यादा आप टाइट कर दोगे, नट और बोल्ट को, तो स्ट्रक्चर में स्ट्रेन आ जाता है, जो भी चीज़ को क्लैम्प करके रख रहा है नट और बोल्ट, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें टॉर्क रेंज से पता चल जाएंगी। और टॉर्क रेंज का यूज़ हमें करना है एक चार्ट की हेल्प से, जिस चार्ट में लिखा होगा कि नट और बोल्ट के ऊपर कितना टॉर्क लगना चाहिए, कौन से टाइप का मटेरियल है नट का, कौन से टाइप का मटेरियल है बोल्ट का, उसके बेसिस पर टॉर्क की वैल्यूज़ होंगी। आप टॉर्क रेंज में उन वैल्यूज़ को सेट करोगे और उसके बाद फर्दर अप्लाई करोगे। ओके, सो अब देखते हैं, चिन्मय ने बहुत टाइम पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, सर माइक्रोमीटर टाइप में पहले डिस्टेंस सेट करेंगे और दूसरे में टॉर्क बाद में पता चलेगा। हाँ ठीक है चिन्मय, ठीक है, सही है।
तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों इसमें हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा वेरी करने का ऑप्शन नहीं है इस वाले केस में। डायरेक्टली हमें एक फिक्स डिस्टेंस है ऑलरेडी, तो हम लोग वेरी नहीं कर सकते हैं। उसके बेसिस पे इंडिकेटर में यहाँ पे टॉर्क अपने आप पता चलता जाएगा हम लोगों को कि कितना टॉर्क लगा हुआ है। सिमिलरली डायल इंडिकेटिंग टाइप में भी, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा वो टॉर्क की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस पहले से ही फिक्स्ड है, यहाँ पे डिस्टेंस पहले ही से ही फिक्स्ड है। जबकि जो माइक्रोमीटर टाइप है हम उसमें डिस्टेंस को वेरी करते हैं पहले, उसके बाद फिक्स करते हैं, फिर जाके हम लोग फोर्स लगाते हैं। सो ये चीज़ें चलती हैं इसके अंदर। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। नहीं आया तो बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी अवनीश, आदित्य पूछ लो, क्या पूछना है। आदित्य आया नहीं आज, आदित्य नहीं आया। आया है? हाँ आदित्य, कोई सवाल जवाब? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें से। तो गाइज अभी अपना ये टूल्स ये वाला ख़त्म हुआ है फाइनली, रेंचेस वाला सेक्शन ख़त्म हुआ। अब आते हैं मज़ेदार टूल्स, कटिंग हैंड टूल्स। ये हैं जो जनरली एविएशन इंडस्ट्री में शीट मेटल को काटने के लिए जो शीट कटर्स होते हैं वो, इनका शॉर्ट नेम है स्निप्स, यानी कि इनको हम लोग एविएशन स्निप्स भी बोलते हैं। अच्छा नोटिस करो यहाँ पर हर एक का अलग अलग शेप है। देखो यहाँ पे ये शेप है, अलग अलग शेप है। कोई यहाँ से ऐसे लेफ़्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है, कोई राइट की तरफ टिल्ट हो रहा है, कोई स्ट्रेट है। सिमिलरली यहाँ पे देखो हर एक की कलर कोडिंग भी हो रखी है। देखो यहाँ पे रेड कलर का हैंडल है, ये येलो कलर का हैंडल है, और एक ग्रीन कलर का हैंडल है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लो कि जो ग्रीन कलर का हैंडल होगा उसको हम लोग बोलते हैं राइट कर्व स्निप्स। ग्रीन यानी कि राइट। गाइस ध्यान रख लो बिकॉज ये एमसीक्यूज में फिक्स्ड है। ग्रीन कलर यानी कि राइट, राइट RIGHT, whatever man, just complete this thing, complete the word. So green means right, red means left, GRRL, RL means right, red color and left curve, red color left curve. Yellow stands for straight, yellow stands for straights. So ये कैसे बन गया यहाँ पे RYG, RYG में ये आ गया L यानी कि लेफ्ट, S यानी कि स्ट्रेट, और R मानी के राइट। सो फिलहाल के लिए इतना याद रखो इसको। एविएशन स्निप में 3 टाइप के स्निप्स होते हैं, डिफरेंट कलर कोडिंग होती है, लेफ्ट कर्व होगा, राइट कर्व होगा, या फिर स्ट्रेट काटेगा। सो उसके बेसिस पे कलर कोडिंग करके रखी हुई है। कहाँ पे यूज़ करने हैं आपको? शीट मेटल पे जहाँ पे काम हो रहा होगा वहाँ पर आपको ये स्निप्स को यूज़ करना है। और इन स्निप्स का भी एक लिमिटेशन है कि एक पर्टिकुलर थिकनेस का मेटल काट सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा काटने की कोशिश करोगे तो नहीं कटेगा ऑब्वियसली, बिकॉज इनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। तब हमें एक और स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं छैनी, चिजल। सो चिजल का यूज़ करना पड़ेगा, चिजलिंग करनी पड़ेगी अपने को। सो फिलहाल तो कलर कोडिंग में और कटिंग में यहाँ पे मुझे बताओ फटाफट कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, फिर हम लोग एक वीडियो देखते हैं इससे रिलेटेड और फर्दर डिस्कस करेंगे। हिट इट, कम ऑन गाइस। नो सर, ओके फाइन, 1 is enough. We'll start with the video then. You are now muted. Hi, I'm Mike from Phillips Hot Rods and Customs in Downtown, Pennsylvania. Today we have a tech tip for you on how to use tin snips properly. Eastwood makes these really nice snips. They got the regular straight handle. They also have the ones with the offset handles. I like them a lot. They have them in lefts, rights, and straight cut. We're going to talk briefly on the difference of them. Some people think that lefts are for cutting left, rights are for cutting right, and that's really not the case. So let's discuss what it really means.
Now, a quick overview of what the left and the right mean is the right, the green, means the trim's going to come off to the right. The red ones, the L, means the trim's going to come off to the left. So as I said before, the R and the L means what size the trim comes off of. A neat trick I like to do, if you're using the R, that means it's going to come off to the right. So it's going to come off up to the right. If you turn them upside down like I like to hold them, it's also going to come up off to the right. But you can use these on the left side of the panel. The trick is, it's not going to come off up to the right. The right ones, upside down, are going to come off the bottom of the left. This comes particularly in handy when you're working on the car and body positioning isn't optimum to use the snips in the right direction. Turn them upside down and make it go the other way. Another reason you might want to do that is, say you have this cut in, this is on the car, so you can't easily maneuver your body to the right position, but you need to cut this off, and you don't want to distort this side of the panel. If your right hand pliers are only in your hand and you don't want to get up and get the other ones, and you don't want to cut this off, twisting this up, distorting it, turn them upside down and make your trim piece come off the bottom without disturbing that metal. You are now unmuted. इसमें तो पक्का डाउट होंगे. बोलो. हाँ, बोलो बोलो बोलो. इसीलिए मैंने पहले ये वीडियो दिखाया, इसके बाद एक और वीडियो है, बट पहले ये वीडियो देखना है अपने को. इसमें डाउट निकलेंगे. ये मनोज की एब्सेंट लगेगी, इसको बता देना. अपूर्व, हाँ ठीक है, मैं लिंक सेंड करता हूँ, रुको देखो. हाँ ठीक है आदित्य, देखना. हाँ, दोनों यूज़ करें तो डिफरेंस क्या था कटिंग में? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई सर, यूज़ करने की. हाँ चिन्मय, मैं समझता हूँ आपकी ये समस्या, ये दुविधा, पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. इसमें एक रूल है, शॉर्ट ट्रिक है. ट्रिक ऐसी है, अरे वीडियो भी कहाँ स्टॉप कर दिया मैंने, एक सेकेंड. Talk briefly on a quick overview of what the left means. The trim's going to come off to the right. ठीक है, जहाँ पे मैंने वीडियो स्टॉप किया ना चिन्मय, वहाँ पे एक बार ऑब्जर्व करो खाली वीडियो में. जो उसने ग्रीन कलर का स्निप पकड़ा हुआ है, कटिंग कर रहा है वो मेटल पीस के राइट साइड में. वो राइट साइड में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द मेटल इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ज़्यादा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में है. कटिंग कर रहा है वो राइट साइड मेटल की, यानी कि राइट साइड के मेटल की चिप्स को वो हटा रहा है. पहली चीज़ ऑब्जर्व करने पे ये हमें समझ में आता है. दूसरी चीज़ जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि जो उसने स्निप पकड़ रखी है और उसका जो ब्लेड है ना, देखो ज़रा, जो उसने स्निप पकड़ी हुई है और जो ब्लेड है उसका नीचे वाला ब्लेड देखो ज़रा. नीचे वाला ब्लेड किस डायरेक्शन में है? नीचे वाला ब्लेड राइट साइड में है. देखो ज़रा, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो तो पता चलेगा. जो नीचे वाला ब्लेड है ना स्निप का, वो राइट साइड में है. तो जैसे ही आप मेटल को कट करोगे, मेटल इस नीचे वाले ब्लेड पे फंसेगा, वो नीचे जा नहीं सकता है. तो ये नीचे वाला ब्लेड जैसे ऊपर आएगा, अपने साथ में वो मेटल के पीस को कर्व करता हुआ ऊपर लेके आएगा. इस वजह से इसका नाम पड़ता है राइट एविएशन स्निप. चिन्मय, ये ऑब्जर्व किया? ये जो दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो ऑब्जर्व करिए आपने, कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द मेटल इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट ही वांट्स टू कट इज
ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द वर्क पीस, और जो जॉज हैं इसके, जॉज या फिर जो ब्लेड्स हैं स्निप के, उसका जो नीचे वाला ब्लेड है एक्चुअली में वो राइट साइड में है, देखो राइट साइड में। तो क्योंकि वो जब कट करेगा तो मेटल उसके ऊपर फंस जाएगा, और जैसे ही ये ब्लेड ऊपर आएगा कटिंग के टाइम पे, वैसे वैसे राइट साइड वाला जो चिप है वो मूव करता हुआ, यानी कि रोल होता हुआ या कर्व होता हुआ ऊपर की तरफ आएगा। तो इस वजह से राइट कट मारेगा वो। सिमिलरली बट उसने ये भी चीज़ आपको बताई है कि एविएशन स्निप को आप लेफ्ट हैंड साइड में भी यूज़ कर सकते हो, बट जब आप लेफ्ट हैंड साइड में कट करोगे तो जो मटेरियल जिस साइड में कम है, देखो देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन ज़्यादा सही है, ये वाला देखो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था, इसमें ये जो आप कट कर रहे हो तो नीचे वाला जो जॉ है, नीचे वाले जॉ को फोकस करो। सो नीचे वाला जॉ, उसके साथ में ये मेटल पीस ऊपर ऊपर होते हुए आ रहा है कट करते टाइम। सिमिलरली जब वो लेफ्ट हैंड साइड में कट कर रहा है सेम एविएशन स्निप से, अगर वो लेफ्ट साइड में कट कर रहा है, कम ऑन वेयर आर यू, हाँ यहाँ पे देखो। सो ये जो स्निप है उसी को ये घुमा के, उल्टा घुमा के फिर जब नीचे की तरफ कट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कट करने पे क्या हो रहा है कि ये मेटल पीस जहाँ पे कम है उस साइड से रोल होता हुआ नीचे जा रहा है। और वो रोल क्यों हो रहा होगा? बिकॉज यहाँ पे ऊपर वाले जॉ में अभी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ जाएगा वो, तो इसीलिए जो पीस छोटा है वो फटाफट नीचे आके रोल हो गया, कर्व हो गया। सो इसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये प्रैक्टिस के साथ ही पता चलेगा कि एविएशन स्निप को कैसे यूज़ करना है, किस साइड में काटना है और कौन सा स्निप यूज़ करना है। और गाइस ध्यान रखना कि ये जो एविएशन स्निप है दे आर वेरी हेल्पफुल टूल्स वाइल वर्किंग ऑन शीट मेटल। खासकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, और हमारी एविएशन इंडस्ट्री में तो खासकर यूज़ होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ शीट। सो वहाँ पे हमें ये शीट मेटल कटर यानी कि एविएशन स्निप का यूज़ करना पड़ता है। सो फिलहाल तो यहाँ तक है। अभी बात बताओ कि यहाँ पे कोई डाउट है तो, जिनमें बाकी एक और वीडियो देख रहे हैं हम लोग तो उसमें से थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन आएगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले वीडियो लगा ही देता हूँ, उसके बाद में हम लोग करते हैं इसको। कमेंट में भी ये लिंक डाल दिया मैंने। You are now muted. Hey guys, James Mason here. Today I'm going to show you how to use tin snips to cut roof flashing. At the moment we're putting all these parapet flashings around the top of our roof deck here, and I'm going to show you how you use a left and a right-handed one to get a nice straight cut, and how to get these flashings in nice and easy. If we want to make a cut straight up there, sometimes it's a little bit difficult just to make that straight cut with one set of snips. So what we have are opposing snips. So I don't know if you can see it there, but one set of snips has this down and the cut up there, and the other set has it on the opposite side. So we've basically got a set of left hand and right hand snips. And the reason we've got two different types of snips is for this purpose. So what I generally do is go in with the opposing snip first, and just about a centimetre off or an inch off, start making a cut up the side where you actually want to go. This piece in here is obviously an off cut. Once you do that, it just lifts that lip up enough that you can then get this next set of snips in, put that on your line, and when you start cutting, it makes it a lot easier to then curl that piece up and continue your cut all the way through. So that way you can get your snips all the way up into there, whereas previously it probably would have been a bit of a struggle to get past just the first set of chomp on the jaws. And you can do that, keep going along with both sets, and just makes it nice and easy to get that piece up and out. So we can do the same thing down here. Say this is our line, this is our actual line that we want to cut. This is the off cut here. Ready, aim, fire. Now I want to cut right across this line here, so I'll do the exact same thing as what we've just done before. Just use this set of snips to lift it up.
You can hack away at that a little bit because it's the offcut. Just makes it nice and easy to get out. Now I'll continue that cut all the way along, but on this example, because I want this piece to curl up, I can still use the same set of snips just to get that out of the way to make it easier, or because it's already coming up, I can just use that set of snips all the way along. So hopefully that gives you a good example of how the snips work. When I'm cutting in on this side here, that's allowing the sheet metal to come up. ठीक है, इतना इनफ है You are इसके now लिए। unmuted. बट एक चीज़ ज़रा इतना इनफ है इस चीज़ के लिए। ज़रा देखो यहाँ पर, अब ऑब्जर्व करते हैं हम क्या क्या चीज़ें उसमें हुई है। पहली चीज़ तो देखो, शीट के साथ में काम करना कितना मुश्किल है, क्योंकि शीट के साथ में ऑलरेडी मोल्डेड शीट है, फोल्ड हो रखा होगा, अलग अलग शेप की होगी, और वहाँ पे ऐसी कर्व्ड स्पेसेस में काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब आपको ये एविएशन स्निप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। तब आपको मल्टीपल स्निप्स यूज़ करने हैं, जैसे राइट हैंड स्निप यूज़ करना है, लेफ़्ट कट स्निप यूज़ करना है, या फिर स्ट्रेट स्निप यूज़ करना है। उन सब के कॉम्बिनेशन को भी आपको यूज़ करना है। तो ऐसे करके आपको एविएशन स्निप्स को खासकर हैंडल करना है और यूज़ करना है। यार एक था वीडियो बहुत ही मतलब बड़ा है, वो मैं आपको ना जस्ट शॉर्ट में दिखा So why are there 3 different colors of tin snips? एक सेकेंड, Let's have a look. Many people are एक और वीडियो शेयर करता हूँ मैं। So why are there 3 different colors of tin snips? सीधा पॉइंट पे Let's have a look. You are Many now muted. people are is to the left side, designed to be used right-handed, but your right thumb. Let's have a look. Many people are under the assumption, and even I was, honestly, that the 3 different colored handled tin snips that you could buy, or aviation snips, yellow was for straight cutting, green was left-handed curves, and red was for right-handed curves. Now that kind of does work in some instances, just depending what you're cutting. That's really not the intended reason for the coloring. All aviation or tin snips are made to be used really in the right hand, but they can be used by left-handed people. It really doesn't matter. But they are made to be used right-handed because when they're held the right way, you can simply use your right thumb. Whoops. You can simply use your right thumb to undo the lock. Okay, these ones are red handle with a little different bend, and we'll talk about them later. So they can be used in either hand, but they were designed to be used right-handed. But again, that really isn't a big issue here. The main difference in the snips, we'll talk about yellow in a minute, but the main difference in the snips for red and green, if you look at the jaw, you see how on the red snip, the lower jaw is to the left side, and the lower jaw on the green snip is to the right side. What happens when you cut with a pair of tin snips, and I'll use these ones here, is as you cut, you see how the offcut is curling up and kind of out of the way. So whichever side the lower jaw is on is which side is going to curl, and it's going to curl up that way. If I try cutting, let me just get rid of that little piece there. If I try cutting here, say this is what I want. This is the piece I'm wanting to keep, but I'm trying to use the red-handled snips to cut off a 1/4 of an inch here. As I get through there, you can see that this piece of metal is wanting to curl up and over my snips,
which in some cases, again, depending on your material, well, you can even see it there. You can see how it's given a bit of a roundness or a curve to that piece of metal, where if I use the proper snips, it should leave that edge. Should basically remain flat. I kind of tweaked the very start there when I started, but it should remain flat. So the basic idea is the red-handled snips are cutting your excess off on the left side of them, and your green-handled snips are cutting it off on the right side. Another misconception, and I use snips wrong all the time. Another misconception is I could just dive into the middle of this piece and cut it out. Really, snips are made to cut a maximum of about 1/4 of an inch at a time off. And that way your excess curls up and out of your way, and it doesn't leave the metal all distorted. If I was just to grab these snips and cut into... You are now unmuted. ओके सो आई होप ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी अभी, राइट हैंड और ग्रीन हैंड, राइट कट और लेफ्ट कट वाली चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी. ठीक है, बाकी सब प्रैक्टिस के ऊपर है गाइस. प्रैक्टिस करोगे तो फिर पता चल जाएगा कौन सी स्निप कहाँ पे यूज़ करनी है. सो इतना याद रख लो कि जो ग्रीन कलर वाली स्निप है, एविएशन स्निप है, वो राइट साइड में कट को निकालेगी, यानी कि जो ऑफ कट मटेरियल है, ऑफ कट मटेरियल वो होता है जो कि हमें यूज़ नहीं है, सो उसको राइट साइड में निकाल के रखेगी. और जो ये रेड कलर वाली एविएशन स्निप है वो ऑफ कट मटेरियल को, यानी कि अनरिक्वायर्ड मटेरियल को लेफ़्ट साइड से कर्ल अप करेगी. बेसिकली जो लोअर जो जहाँ पे आ रहा होगा ना उस साइड को कर्व करेगा. जैसे अगर जो अपनी एविएशन स्निप है ग्रीन वाली, उसका लोअर जो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, राइट साइड में आता है, नीचे वाला जो है वो राइट साइड में आता है, तो ऑब्वियसली जो मेटल कर्ल होगा वो राइट साइड में कर्ल होगा. सिमिलरली जो रेड वाला एविएशन स्निप है उसका लोअर जो लेफ़्ट साइड में आता है, तो इसी वजह से लेफ़्ट साइड में कर्ल होगा मेटल. सो इतना सा इसका डिफरेंस है एविएशन स्निप का. बाकी कंटिन्यूसली बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी कैसे उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना. बिकॉज शीट मेटल के ऊपर काम करना गाइज इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. सो ये चीज़ समझ में आई हो तो बताओ मुझे ज़रा. कटिंग हैंड टूल्स में स्निप्स, देखो इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती यार. मज़े मज़े में हम लोग डिस्कशन करते करते ही बहुत सारे कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस क्लियर कर लेते हैं. इतना ज़्यादा लिखा हुआ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को. स्ट्रेट स्निप्स आप खासकर यूज़ करोगे कॉर्नर एजेस पे, जहाँ पे कि मटेरियल ज़्यादा नहीं काटना है आपको. लेट्स सपोज ये पूरा शीट मेटल है, आपको इतना सा मटेरियल काटना है, तब आप स्ट्रेट स्निप का यूज़ करोगे. तो इतना मटेरियल काट के आप उसको बाहर रख सकते हो, फेंक सकते हो. ये एक फंडा है इसका. येलो कलर किसके लिए है? स्ट्रेट स्निप के लिए. सर मटेरियल टिन है स्निप्स के. अवनीश ऐसा नहीं है, टिन स्निप्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो टिन का जो मटेरियल, जो टिन शीट्स होती हैं उसको कट करने के लिए इनका यूज़ होता है. ठीक है. सो इनका भी एक लिमिटेशन है. जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? दैट एविएशन स्निप्स आर स्पेशली डिजाइन फॉर कटिंग हीट ट्रीटेड एल्यूमिनियम अलॉय एंड स्टेनलेस स्टील. यानी कि जो शीट होंगी और वो खासकर पतली शीट होंगी, उनको काटने के लिए हम लोग एविएशन स्निप का यूज़ करेंगे. और एल्यूमिनियम अलॉय एंड स्टेनलेस स्टील क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज यही अपनी एविएशन इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होती है. सो दे आर ऑल्सो अडेप्टेबल फॉर एनलार्जिंग स्मॉल होल्स. नाउ थर्ड पॉइंट ज़रा पढ़ो, ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है. हैक्सो तो हम सब ने देखा ही होगा. हैक्सो में देखना ज़रा, अनलाइक द हैक्सो स्निप्स डू नॉट रिमूव एनी मटीरियल व्हेन द कट इज मेड, बट minute fractures often occur along the cut. Therefore cut should be made about 1/32 inch from the layout line and finished by hand filing down to the line. इस लाइन का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक मिनट सुरेश, मुझे पता है तो कुछ लिखना चाहता है बट जस्ट होल्ड कर रहे थोड़ी देर. देखो ज़रा यहाँ पे, लेट्स सपोज गाइज हमें पोर्शन काटना था यहाँ से. ये मेरा लाइन है, मुझे इतना मटेरियल काटना है. ये ऐसे करके मुझे यहाँ से ये चीज़ काटनी थी इधर.
तो मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये पूरा का पोर्शन राइट, इस वाली लाइन से जो भी चीज़ें राइट में है मुझे वो पोर्शन चाहिए ही नहीं, मुझे पूरा काटना है। तो मैं क्या करूँगा, स्निप को डायरेक्टली यहाँ से कट करना शुरू नहीं करूँगा, स्निप की हेल्प से शीट को मैं यहाँ से डायरेक्टली कट नहीं करूँगा, मैं इससे थोड़ा सा डिस्टेंस आगे की तरफ मैं यहाँ पे कट करूँगा। पहले मैं यहाँ से कट करना शुरू करूँगा, यानी कि एक ऑफसेट डिस्टेंस रखूँगा, और फिर मैं जब कट कर दूँगा अच्छे से प्रॉपरली इस पूरे मटेरियल को, फाइनली फिर मैं यहाँ पे दूसरे स्निप की हेल्प से फिनिशिंग में डाल दूँगा। या फिर अगर मुझे स्निप की भी फिनिशिंग नहीं चाहिए तो मैं क्या काम करूँगा, एक फ़ाइल लूँगा जो नीडल फाइल होती है, नीडल फाइल हम लोग देख चुके हैं, बट अभी और पीपीटी में आगे नीडल फाइल्स आने वाले हैं, तो नीडल फाइल की हेल्प से आप फर्दर इसको पॉलिश कर सकते हो या फिनिशिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फिनिश्ड सरफेस है, जैसे कि ये वाला अगर लास्ट पोर्शन है, यहाँ से इसके अंदर में नहीं जाना चाहिए, यानी कि लिमिटेड टॉलरेंस है ये, तो आप इससे थोड़ा सा राइट साइड में मटेरियल छोड़ दोगे और वो जो छूटा हुआ मटेरियल है उसको फिर फाइनली फाइलिंग कर दोगे। पहले स्निपिंग कर दो यानी कि कट कर दो, और उसके बाद फाइनली फाइलिंग कर दो। जी सुरेश बोलिए। बोलो सुरेश, क्या बोल रहे थे? स्निप्स का मटेरियल, यार एज सच तो मुझे स्निप्स का मटेरियल पता नहीं है, देखना पड़ेगा इसको। देखना पड़ेगा सुरेश, मटेरियल कौन सा है स्निप्स का। कोई आइडिया है क्लास में किसी को? मटेरियल देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मटेरियल देख लेंगे। मटेरियल में मैं इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करता बिकॉज आपकी ऑलरेडी मटेरियल एंड हार्डवेयर की क्लासेस चलती आ रही हैं, तो आपको पता है कि टूल्स जो बेसिकली टूल्स में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। माइन्यूट फ्रैक्चर, हाँ अवनीश बहुत बढ़िया, नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन अवनीश। गाइस देखो, ये जो माइन्यूट फ्रैक्चर बोल रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको बताता हूँ मैं क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, एनोटेशन हटाता हूँ पहले। तो देखो ज़रा, ये जो माइन्यूट फ्रैक्चर्स बोल रहा है ना, ये क्या चीज़ है। देखो अभी मान लो आपको ये कर्व्ड सरफेस काटना था, ऐसे करके शीट है आपकी, ऐसे आपको यहाँ से ऐसे कर्व्ड करके काटना है, ऐसे करके। तो जब आप इसको काटने की कोशिश करोगे ना, तो होगा क्या स्निप से पता है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ कट जाएगी। फिर जब आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो फिर एक लाइन ऐसे आ जाएगी। फिर जब आप और काटने की कोशिश करोगे तो एक लाइन ऐसे आएगी, फिर एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन फिर ऐसे आएगी, ऐसे करके। यानी कि जो परफेक्ट राउंड आना चाहिए वो परफेक्ट राउंड नहीं आएगा, यहाँ पे हल्के हल्के फ्रैक्चर्स जैसा रहेगा, यानी कि बीच में ना मटेरियल ख़राब हो रखा होगा। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली रूल ऑफ थंब क्या बनाते हैं कि अगर मान लो आपका ये पोर्शन है जो कि आपको फाइनल फिनिश्ड होना चाहिए, ये वाला लाइन है लास्ट वाली, एक काम करता हूँ रुको, देखो लेट्स सपोज आपकी ये वाली लाइन है, ये फाइनल लाइन है, ये वाली आपको ये काटनी है, तो आप स्निप की हेल्प से इतना मटेरियल काट दो। लो ये वाला मटेरियल काट दो, ये मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो इतना मटेरियल काट दो आप। ये बहुत ही उबड़ खाबड़ कटेगा, गंदा सा कटेगा ये वाला, बट फाइनली फिर जो भी मटेरियल ये बच जाएगा उसको क्या करना है, अपने फाइलिंग कर देनी है फिर। हाँ पूरा फाइलिंग करना है फिर सुरेश, वेरी गुड। फाइलिंग करना तो ईजी होगा क्योंकि ये मटेरियल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ये तो मोस्टली हम लोग एलॉयस जो एल्यूमिनियम अलॉयस है उसके ऊपर काम करते हैं, तो आप आराम से फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा इसके अंदर। और बताओ कुछ। सर सब जगह अलग अलग स्निप्स करने की क्या नीड है, क्योंकि स्ट्रेट को जगह यूज़ कर सकते हैं ना स्ट्रेट। चिन्मय प्रॉब्लम है बेटा, ये आपको अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्ट्रेट स्निप को हर जगह यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसी नहीं है चीज़ें। मुश्किल आती है जब हम लोग डीप कट मारेंगे किसी भी शीट के अंदर, तब आपको अच्छे से प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। इसको मैं एक काम करूँगा, वर्कशॉप के अंदर एक शीट लेंगे हम लोग, शीट उसके ऊपर एविएशन स्निप से वर्क करेंगे, तब पता चल जाएगा अपने को, ठीक है। मुझे याद दिलाना कि ये वाला भी प्रैक्टिकल अपने को करना है।
प्रवीण क्या बोल रहा है? हाँ, फोर्स्ड कार्बन स्टील, तो ठीक है, कार्बन स्टील होगा फिर फोर्स्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपने पास तीन स्निप्स हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल अवनीश, क्यों नहीं होंगी, एविएशन वाले बच्चे हैं हम लोग। चलो अभी डाउट है तो बोलो यार, ये बाकी मत लिखो। मनोज कुछ लिख रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैक्सॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। हैक्सॉ में ये तो स्टैंडर्ड टाइप आपने देखा ही होगा हैक्सॉ का। ये हैंडल है आपका, ये वाला पोर्शन ब्लैक, ये जो लेफ्ट साइड में है ये हैंडल है। यहाँ से आपको इसको पकड़ना है। देखो ये एक तो एक कर्व टाइप का हैंडल है, देख रहे हो यहाँ पे, ये ऐसे करके कर्व है, और दूसरा स्ट्रेट है, ये देखो ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये दो टाइप के हैक्सॉस हम लोग यूज़ करते हैं, डिपेंड करेगा कि कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि अपने पास अभी वर्कशॉप के अंदर ये वाला हैंडल है, ये वाला हैंडल है। मोस्टली जो वुड वर्किंग वाले होते हैं उनके पास में छोटी सी, जो छोटी वाली आरी होती है, जिसको आरी बोलते हो आप हिंदी में, हैक्सॉ को, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं फाइन कट के लिए। बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि फ़ाइन कट के लिए इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये क्या है, शीट की साइज़ थिन है तो नीडल फाइलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है ना सर? शीट की साइज़ नहीं मनोज, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? आप अगर फाइलिंग ढंग से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मनोज। आराम से करना है उसको, धीरे धीरे। आगे बढ़ूँ फिर मैं? ठीक है, तो जो अभी आपको हैंडल का टाइप बता रहा हूँ मैं आपको, ये हैंडल के टाइप में देखो, ये ऊपर वाला जो है फर्स्ट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टल ग्रिप, जैसे कि पिस्टल होती है। सो पिस्टल ग्रिप है, जैसे कि आप बंदूक चला रहे हो वैसे टाइप का नहीं लग रहा है ये। सो इसको इसलिए पिस्टल ग्रिप बोलते हैं। नीचे वाला है स्ट्रेट ग्रिप, ये देखो इसको बोलते हैं स्ट्रेट ग्रिप। सो फर्स्ट वाली पिस्टल ग्रिप हैक्सॉ, नीचे वाली स्ट्रेट ग्रिप हैक्सॉ। और इनके ऊपर हम लोग अलग अलग टाइप के ब्लेड्स लगा सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये ब्लेड चेंज करने के लिए है। वापस से एनोटेशन, ये देखो ये जो पोर्शन है। और ब्लेड का भी गाइस देखो, रफ ब्लेड होगा या फाइन ब्लेड होगा, डिपेंड करेगा कि इस टीथ का पिच क्या है, उसके बेसिस पे ब्लेड्स आते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्टैंडर्ड यूजुअली साइज़ आता है ब्लेड्स का, कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी मार्केट में उतनी अवेलेबल रहती है। अवेलेबल ये यूजुअली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इंच का ब्लेड होता है, मोस्टली 10 इंच का ब्लेड है जो कि यूज़ करते हैं। बाकी अदर साइज़ भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। सो जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, ये चीज़ है कि पहली बात तो आपको इस ब्लेड को अच्छे से टाइट रखना है, इतना भी ज़्यादा टाइट नहीं रखना कि इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन आ जाए। सो प्रॉपर टॉर्क इसके ऊपर, प्रॉपर इसके ऊपर एक्सटेंशन लगना चाहिए, या प्रॉपर इसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए। दूसरी चीज़ है, इसके जो ये टीथ लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो गाइस ये जो टीथ है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में होने चाहिए, ऐसे करके ये टीथ इस डायरेक्शन में होने चाहिए, इस तरीके से। जब आप कट करोगे, यानी कि कट तब होना चाहिए जब आप हैक्सॉ को आगे मूव कर रहे हो, फॉरवर्ड आगे की तरफ में मूव कर रहे हो, तब जाके कट होना चाहिए वो। जब पीछे की तरफ मूव कर रहे हो तो कट नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, इसमें ब्लेड को इस तरीके से लगाना है। बाकी इसके जो पिच है, ये वाली इसको पिच बोलते हैं। सो ये जो नंबर ऑफ़ टीथ्स अवेलेबल हैं आपको, अगर ये ज़्यादा आप बनाओगे, ज़्यादा टीथ होंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा फिनिशिंग मिलेगा, और उतना ही वो फाइन हैक्सॉ कर देगा, फाइन सॉइंग करेगा उसकी। सो ये बेसिकली हैक्सॉस का डिफरेंट टाइप्स था। बाकी ये इसमें से पढ़ लेना, ये जो यहाँ पे बसड़ लिखी हुई है, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार इसको पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। यूजुअली हैक्सॉस हम लोग कोई भी मटेरियल को कट करने के लिए काट सकते हैं, जो कि वो मटेरियल ब्लेड से थोड़ा सा कम वो होना चाहिए। सो बाकी हम लोग उसको कभी भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके ऊपर चीज़ल के ऊपर। चीज़ल से पहले हम लोग इधर आते हैं यार, चीज़ल से पहले इस पे आते हैं हम लोग, फाइल्स के ऊपर। देखो गाइस, फाइल्स को हम लोगों ने क्लासीफाई करके रखा हुआ है उसके बेसिस शेप के ऊपर।
सो जैसा उसका शेप रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग फाइल्स को क्लासीफाई करेंगे। और दूसरा क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है जिस तरीके से फाइल के ऊपर कट बना के रखा हुआ है उसके बेसिस पे। तो ये पहला जो टाइप है, पहला जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द शेप, कि शेप कैसा है। जैसे फ्लैट फाइल लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये जो फाइल है इसका सरफेस फ्लैट है, ये दोनों साइड से फ्लैट है, ऊपर की तरफ में भी टीथ होंगे, नीचे भी टीथ होंगे, ये फ्लैट फाइल होगी। उसके बाद में सेमी सर्कुलर फाइल है, यानी कि शेप इसका ऐसा रहेगा। जब आप इसको यहाँ से इस वाले पोर्शन से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे करके सेमी सर्कुलर शेप में, यानी कि नीचे से फ्लैट है और ऊपर से राउंड है, इसीलिए इसको सेमी सर्कुलर फाइल बोला हुआ, यानी और हाफ राउंड भी बोलते हैं इसको, सेमी सर्कल या फिर हाफ राउंड। ये है ट्राइंगुलर फाइल, तो ऑब्वियसली नाम से जैसे पता चल रहा है कि ये ट्राइंगल शेप की होगी नीचे से ऐसे करके, तो ये ट्राइंगुलर फाइल है, डिपेंड करेगा शेप कैसा है। स्क्वायर फाइल यानी कि नीचे से जो इसका शेप होगा वो स्क्वायर शेप में होगा, और कहने वाली बात ही नहीं है कि सर्कुलर फाइल किस तरीके की होगी। सो ये डिफरेंट टाइप हैं, डिफरेंट साइजेस आते हैं फाइल्स के। मोस्टली हम लोग जो मेटल वर्कशॉप में यूज़ करते हैं वो ये वाली टाइप की फ़ाइल यूज़ करते हैं, फ्लैट फाइल। अभी इसके अंदर में भी अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे कि यहाँ पे, अरे एक काम करते हैं, वीडियो देखते हैं, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा इसमें। एक सेकेंड। Hey guys, Aaron here You are now muted. from Golf Custom again. I'm doing a video today on another underrated and easily available metalworking hand tool, the file. These have a number of different uses in almost any shop, from rough shaping to deburring to finishing operations. There's all sorts of stuff you can do with them, and their use is not just limited to metal. You can also use them on wood, composites, all sorts of different materials. So today I'm going to have a quick chat about selecting them, coarseness, size, the different types of patterns and shapes, and also on how to use them, the different techniques for, making accurate cuts and also making sure that they perform as long and as well as they. Today I'm going to be talking exclusively about American pattern files, which are the type that you would normally find in any hardware store. There's also another type of file called Swiss pattern files that are more commonly found in tool and die making shops or in a machinist's workshop. The most common types of files you'll see are flat files, half round files, round files, which are round but also tapered towards the end, hand files, which are square and straight in every dimension, triangular files, which are triangular in cross section, and then needle files, which come in a similar variety of shapes to the rest of the files, but they're much smaller in all dimensions. Needle files are generally single cut and very smooth, which means that they're useful for fine finishing on inside corners and such that wouldn't be accessible in any other way. On the left here, these three files might look very similar from a distance. The main thing that differs between them is actually the coarseness of the cut, from the roughest to the smoothest. The smoothest file is actually just called a smooth file. The next roughest file is called a second cut file. And the roughest type of file is called a bastard cut file. These files are all called double cut files, which means that they actually have two different cut patterns made to form the teeth. There are also what they call single cut files that have only one set of cuts making up the teeth. Double cut files are the best choice for removing large amounts of material. Single cut files, on the other hand, are the best choice for leaving a fine surface finish. When you're using a file, you'll find that sometimes a little chip of metal from the workpiece can actually get stuck in between the teeth of the file. This is called pinning, and it's one of the biggest reasons that people find that a file will leave an uneven surface finish. To reduce pinning, you can take a little bit of oil and brush it onto your file. This helps the pins, the individual little chips, get released from the teeth of the file, stops them from getting stuck in there permanently. I personally find that oil can actually make more chips get stuck into the file.
So you can also use chalk, and basically you just rub a bit of chalk onto the teeth, and that little bit of chalk sitting in between the teeth stops the metal from getting stuck in there. Regardless of what you do though, you'll find that metal will still get stuck in the teeth of the file, unfortunately. So this is where a file card comes in handy. A file card is basically an odd name for a wire brush with very short teeth. And you use this pushing in the same direction as the cuts that make the teeth to clean out the teeth on the file. This will help you remove any metal that's pinned in there, and if you do it often enough, will get you quite nice surface finishes. If you're working with very fine files, like this double cut smooth file, you'll find that quite often the bristles on a file card will be too big to fit in between the individual teeth. At this point, I generally use a stiff paintbrush in order to get the metal pins out of in between the teeth. When you're at the store and you're looking at files, it can be kind of hard to decide which files are good and which files aren't. Like with everything else, you'll find that the price to some extent is a reflection of the quality of the files. So make sure you don't go for the cheapest ones. If you have the extra money, spend a little bit more and try and get the better ones. As a good secondary indicator, I like to take a good close look at the teeth. If the teeth are cleanly cut, then is firmly secured. At the file. Here I'm demonstrating proper technique for using a file. Notice that the file is only in contact with the stock on the forward stroke, and that each stroke also moves sideways across the stock. This helps prevent the creation of low spots or divots. I'm applying an even amount of downward pressure with both hands. Draw filing. This technique is great for making finishing cuts and for creating nice, square, flat edges on a piece of stock. Draw filing generally leaves a finer finish than regular filing, but isn't as quick to remove material. After every few minutes of work with your file, you'll need to use the file card or a paintbrush to clean out metal chips from in between the teeth of the file. This helps ensure that you get You are now unmuted. ठीक है गाइस, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ आज. एक्चुअली फाइल्स के बारे में थोड़ा सा और बताना था मुझे कि सिंगल कट और डबल कट जो ये बार बार यूज़ कर रहा है एक्चुअली में है क्या चीज़ वो, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाकी बास्टर्ड फाइल क्या होती है, स्मूथ फाइल क्या होती है और सेकंड कट फाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही है. बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं. ठीक है.